जी, दिन में ईयान भी आ गया। फातिमा बेगम तो बेटे के गन से ने डाल दी। ऊपर से इसे फौजी अफसर बने देखने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। ईयान इन दोनों चुप ही रहता था, ना कमरे से निकलता, ना किसी से बात करता। लेकिन सुंबल का इस तरह से इग्नोर करने से परेशान किए हुए था। वो इसके बदले रवैये को समझ नहीं पा रहा था। इधर सुंबल को इस तरह से अब कोई सरकार नहीं था। वो अब तो बस किसी तरह भी इससे रिश्ते से शादी चाहती थी। दिन के बाद फातिमा बेगम ज़बरदस्ती ईयान को बरामदे में ले आई और इससे शादी की तैयारियां देखने लगी। वो काफ़ी खुश-खुश से कपड़े, चीज़ें, ज्वेलरी देख रहे थे। अरे वाह! किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं? वो सब छिपाती थपक से सोफ़े पर बैठ गई कि कैसी बातें कर रही हो आपकी और ईयान की शादी? और किसकी? हाँ, हाँ, वो तंज़ीहा हँसती हुई अपने कमरे में चली गई। सारी ने मेहनत बर्बाद करवाएँगी, बेवकूफ़ लड़की। शफ़ीक साहब सिगरेट से ज़मीन पर मसलते सीधे संभल के कमरे में गई। क्या हरकत थी ये शफ़ीक साहब? एक-एक लफ़्ज़ चबाकर बोले। जो है ये अपने देखा वो डिट्ठों की तरह बोली। मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक अपाहिज और बीमार इंसान के साथ नहीं गुज़ार सकती। वो जान कर ज़ोर से बोली ताकि बाहर तक आवाज़ जाए। हल्की बोलो, कोई सुन ले तो। शफ़ीक साहब इसे चुप करवाने लगे। सुनने दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सुंबल की बातें ईयान फातिमा बेगम पर बिजली बनकर गिर रही थी। ईयान गुस्से से सुंबल के कमरे की तरफ बढ़ा, जिसे फातिमा बेगम ने रोक दिया। नहीं बेटा नहीं, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। वो नादान है, तुम्हारी इस हालत से शायद इसे परेशान कर दिया। आखिर को इसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। इसे टाइम दो, वो ठीक हो जाएगी। नहीं अम्मी, बहुत हो गया, ये सब ऐसा नहीं चलेगा। ईयान ने गुस्से से मुट्ठी पंजी। नहीं बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, इसे एक मौका दो। माँ की ये बात सुनकर वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। पागल हो गई हो क्या लड़की? कोई सुन लेगा? वो शफ़ीक साहब गुस्से से बोले। सुन ले बेशक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं आपको कौन किसी से मिलवाना चाहती हूँ? क्या मतलब तुम्हारा? शफ़ीक साहब के माथे पर बल गिरे। आगे पापा, मैं बात को पसंद करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। सुंबल ने इतरा क्या सालों से मैंने मेहनत की है इन दोनों माँ-बेटे को अपनी मुट्ठी में करने की। अपनी मेहनत में यूँ ज़ाया होने नहीं दूँगा। शफ़ीक साहब एक दफ़ा चबाकर बोले। जो मेरा है वो मेरा ही होगा, चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो जाए, चाहे वो बेड पर ही क्यों ना आ जाए। शादी तुम इससे ही करोगी। शफ़ीक साहब बहुत धीमी आवाज़ में बोले। लेकिन क्यों बाबा? संभल तो क्यों खोके? क्योंकि ये सब कुछ मेरा था। ये हमारा घर, हमारा बिज़नेस, ज़मीनें। क्योंकि मैं इस घर का बड़ा बेटा था, लेकिन मेरी औलाद ना हो सकी। जब ईयान पहले हो गया, जब मुझे औलाद हुई तो बेटी और सारी दौलत, बिज़नेस और घर ज़मीन ईयान को ही हो गई, क्योंकि अब वो ख़ानदान का वली-अहद बन गया था। लेकिन मैं भी अब्दुल्ला की मौत के बाद इन दोनों को यही ले आया था ताकि इन्हें कभी इस बात की भनक न पड़े। और तुम्हारी शादी भी मैं इसीलिए इससे करवाना चाहता हूँ बाबा। बस इतनी सी बात है। बात इनसे कहीं ज़्यादा गंभीर है। रुतबे में, मालियत में, मलकियत में कहीं ज़्यादा। आप एक बार इसे मिलकर तो देखिए। इसी बार संभल आराम से बोले। नहीं, जो मेरा है मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये सब मेरा है, मैं इसे ईयान को किसी सूरत नहीं दूँगा। एक सामने आंखों पर बल लाते हुए मुठ्ठियाँ पंजी हुई कहा, अगर मैं बिना शादी के आपको ये सब दिलवा दूँ तो? सुंबल ने मकारी से कहा। शफ़ीक साहब ने आबरू उठाकर इसे देखा। फिर जो तुम चाहो, फिर आप देखते जाएँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? बाद में शफ़ीक साहब और संभल को अपने अपने ही एक 5 स्टार होटल में मिलना चाहा। शफ़ीक साहब को अपनी बेटी की पसंद पर फ़िक्र महसूस हुआ। जी बेटा, मैं ठीक। आप बताएँ? माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में इतना सब वाक़ई काबिल-ए-दाद है। शफ़ीक साहब को बात बहुत पसंद आया था। बस अंकल जिस वक़्त को मुट्ठी में करना आ जाए, वो अपनी मंज़िल को हासिल करने की लगन आ जाए तो फिर कामयाबी ही कामयाबी। कुछ पाने के लिए गेस्ट्स चाहिए होते हैं। बहुत कर बहुत कुछ मुमकिन है। बाद खुद पर फ़ख्र से तबसरा कर रहा था और शफ़ीक साहब तो खुशी से फुले नहीं समा रहे थे कि उनकी बेटी ने हीरा ढूँढा था। घर में दाख़िल होते वक़्त दोनों बहुत खुश थे। शहबाज ने आज भी इन्हें महँगे-महँगे गिफ्ट दिए थे। बेटा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे बहुत जल्दी फ़ैसला किया। मैं लालच में आ गया था। बेटी का अच्छा मुस्तकबिल देखकर वो बहुत खुश था। यानी इन्हें पसंद तो सिर्फ़ लालच ही बात वजह नहीं थी। लेकिन अब इसका हाथ और फ़ौज में नौकरी के मुकाम कम इम्कानात की ईयान की अहमियत को कम दिया था। ऐसे में बात जैसे लड़के का प्रपोज़ल इनको सुनहरा मौका लग रहा था अपनी बेटी के लिए। घर में दाख़िल होते ही इनकी नज़र ईयान पर गई, जो खामोश सा बैठा था। इन्हें अपनी नज़रें फेंक कर संभल के गले में हाथ डाला और सीधा ऊपर चले गए। सुबह नाश्ते का वक़्त। ईयान अपने कमरे से बाहर ना आया। संभल के रवैये को तो इसने अब मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। इसे फ़र्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि इस वक़्त इसे यही टास्क दिया गया था। ईयान खान, सीए सर, आपकी शानदार परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए हमने फ़ैसला किया आपकी ट्रेनिंग यहीं ख़त्म कर दी सर। मतलब सर, मुबारक हो जेंटलमैन, आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई। लेकिन सर, ट्रेनिंग खत्म होने में तो अभी 1 हफ्ते। यान ने हैरत से बोला। जी बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग यहीं खत्म हो और आप आज ही अपने मुल्क की खिदमत करने का ज़िम्मा उठाएँ जैसे आप कहें सर। तो ईयानुल्लाह खान, आपका पहला टास्क एक उपयुक्त मिशन है जिसके लिए आज आपको एक इंजीनियरिंग दी जाएगी। उम्मीद है आप हिम्मत से काम लेंगे और जो भी मुखौटा है इसका आप पर शक नहीं जाएगा। हो सकता है आपको इसको दूसरे मुल्क में जाना पड़े तो तैयार हैं? जी सर, ईयान ने पूरे जोश से बोला। इसे अगर किसी की परवाह थी तो बस अपनी माँ का दुःख इसे परेशान किया हुआ था। एक दिन में इसका पहला टास्क इस तक पहुँच जाएगा। इससे पहले कि वो शादी की निमटाना चाहता था क्योंकि क्या पता इसे कहाँ और कितने दिन के लिए जाना पड़े।
इतने में बाहर से आवाज़ें आने लगी, चलो शुक्र है अपने ही घर में कैद हो गई थी, आज बाबा आपके साथ नाश्ता करने को तो मिल रहा है। अरे बेटा किसने किया? अपने आप को कैद आपका घर में है, हमें तो खुशी है आपको देखकर। फातिमा बेगम बड़े प्यार से बोली, ओह प्लीज़ शट अप। संबुल मुँह बनाकर बोली, जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो क्यों बार-बार मेरे मुँह लगती हैं? इस बार फातिमा बेगम शफीक आपको देखने लगी कि शायद वो इससे रोकें। मुझे क्या देख रहे हैं? यही चाहती हैं कि मैं आपकी वजह से बार-बार अपनी बेटी पे हाथ उठाऊँ? शफीक साहब गुस्से से बोले, नहीं भई मैं ऐसे क्यों चाहूँगी? वो रोते हुए बोली, हाँ, हाँ बेटी को तो भर-भर के मेकअप कर ही दिया है, बाप को भी भर दे। सुंबल ने इन पर साफ वो तान लगाया। सुंबल अयान की गरजदार आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी अम्मी से ऐसे बात करने की? अयान आस्ता बात करो। संभल से शफीक साहब एकदम पंज में बोले, तो ये बात अपने आपने संभल से क्यों नहीं कही? बेटा बस करो, इस बार तरह बात बिगड़ जाएगी। फातिमा बेगम मिन्नत करने लगी, सुधरी कब है जो बिगड़ेगी? मुझे नहीं करनी ये आपके अपाहिज नकारा बेटे से शादी। संभल हाथ बांध कर बोली, वो दे ही क्या सकता है मुझे? यही क्या इसके पास? मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? मुझे भी लाइफ़स्टाइल चाहिए, मेरे कुछ ख्वाब हैं जो आपका नकारा बेटा पूरा नहीं कर सकता। बेटा अभी इसका हाथ ठीक हो जाएगा, फौजना से ही कुछ और कर लेगा। फातिमा बेगम इसे समझाने लगी, और कुछ करते-करते कितना वक़्त लेगा? अम्मी ये ख़त्म करना चाहती है तो सब कुछ ख़त्म करें। मैं अब इसे और इसकी बकवास की 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, हाँ, चुपचाप तुम्हारी खिदमत करूँ सारी ज़िंदगी तो अच्छी। और ज़रा जो खुद के मुस्तकबिल के बारे में सवाल उठाया तो बकवास तो क्या चाहती हो? ईहान अपने अंदाज़ में बोला। सब कुछ। संभल भी एकदम बोली, मतलब ईहान अब क्या बोले, तुम अपना सब कुछ मेरे नाम करोगी? छुट्टी दो, मुझे सब मंज़ूर है। कल को तुम्हारी जॉब ना हो सके या कुछ मसला हो तो कम से कम मेरे पास कुछ तो हो। मैं गुर्बत से अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। ठीक है, मैं पेपर्स बनवाता हूँ। ईहान बनाता तासुर दे बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो भागकर अपने कमरे में गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में पेपर थे। ये लो साइन करो। ईहान को इस पर इस वक़्त बहुत गुस्सा है। इसमें दस्तखत और अम्मी से कहा, बस अम्मी चलिए यहाँ से, मुझे इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। लेकिन बेटा, ईहान फातिमा हैरत से बोली, अम्मी शादी कोई सौदा नहीं है, कीमत दो और खरीद लो। ये इज़्ज़त शुरू से होती है और मोहब्बत इसकी इंतहा। अब पहली सीढ़ी से ही तो मैंने ऊपर कैसे चढ़ी? इस लड़की ने आज अपनी इज़्ज़त मेरी नज़रों में गिर खो दी। ईहान आंखों में गज़बनाक गुस्सा फातिमा बेगम से मुखातिब था। वाह! व्हाटएवर रास्ता वहाँ है। संभल आंखें घुमाकर बोली और सीधी अपने कमरे में चली गई। तो शफीक साहब भी ईयान के कंधे थपथपाकर चले गए कमरे में। वह वो इसकी माँ अकेले रह गए। फातिमा बेगम तो टूट सी गई थी। ईयान इन्हें संभालने लगा। आज इनके आंसू थमने को ना थे। ईयान नहीं, लेकिन कमरे में गया ज़रूर। सामान पैक किया और वो दोनों कभी भी ना वापस आने के लिए वहाँ से चले गए। कनाडा के एक गोदाम में बड़ा सा कंटेनर आया। सब लोग जल्दी-जल्दी भाग-भाग कर काम कर रहे थे। एक आदमी सूट पहने सबको ऑर्डर दे रहा था। एकदम गोदाम के बाहर भागदौड़ मच गई। बहुत सी पुलिस की गाड़ी ने इन सबको घेर लिया। सब वर्कर्स एक-दूसरे की शक्ल देखने लगे। अजीब-सी दहशत थी सबके चेहरे पर। अब कुछ पुलिस वाले सब वर्कर्स को साइड पर कर रहे थे और कुछ जगह की तलाशी ले रहे थे। ऑफिसर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे आज इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस जीत लिया। एकदम सन्नाटे से एक शानदार कार गोदाम के दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी के आते ही सारे वर्कर्स कुछ रिलैक्स हुए। एक गार्ड ने भागकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ब्लैक थ्री पीस, एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे हाथ में घड़ी देखते वो मुकम्मल पुलिस को अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। सब वर्कर्स और पुलिस इससे हैरत से देखने लगी। मिस्टर जाने, इसने सरप्राइज करो को बुलाया, काम क्यों रोका हुआ है? इसलिए लेते हुए तुम सबसे ऑलरेडी पता भी वक्त की कीमत। तुम लोगों की काम चोरी मुझे करोड़ों का नुकसान करवाएगी। काम पर लोगों सब वो दाड़ा सर वो पुलिस क्या पुलिस? हाँ, नौकरी नौकरी तुम मेरी करते हो और या पुलिस की? इतने में ऑफिसर जैक किसके पास आया और कहने लगा, मिस्टर इबाद आपके गोदाम की तलाश का सर्जमेंट है मेरे पास। लेज़र पुलिस के काम में रुकावट ना डालें। आप यहाँ काम करने का वर्क परमिट है मेरे पास, तो लेज़र आप भी मेरे काम में रुकावट ना डालें। इबाद अब्रू साहब बोला, आपको जो करना है वो करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। मेरे वर्कर्स को भी काम करने दें, वरना मेरा जो नुकसान होगा आप कैसे चुकाएंगे? इबाद पुलिस ऑफिसर की वर्दी ठीक करते हुए बोला, धमका रहे हो मुझे? ऑफिसर ने तपश में आकर बोला, ना ना मैं कहाँ। वो बात मुस्कुराते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गया। इतने में एक और बड़ी पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर रुकी। जैक ने एक बात को घूरा और समझ गया कि था अब वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ऑफिसर जैक, यहाँ क्या हो रहा है? जोनाथन जवान का हेड हेड था, गुस्से से बोला, सर हमारे पास सर्जमेंट है, हम यहाँ तलाशी ले रहे हैं। हमें पक्की खबर मिली है कि आज यहाँ गैर कानूनी इम्पोर्टेंट हुई है। कुछ मिला है? नहीं सर, फिर भी अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। देखो, तुम किसी इंसान को ऐसे बहुत देर परेशान नहीं कर सकते। तक नहीं आई। दिन गुजरते रहे। फातिमा बेगम शादी की तैयारी में लग गई। सुंबल की बदतमीजी अभी भी अरूज पर थी। अव्वल तो वो कोई चीज़ आंखें उठाकर भी नहीं देखती, अगर देख भी लेती तो इसको उतार कर देती है। फिर कोई
नुक्स निकाल देती हूँ। इधर इबाद ने भी आए दिन महँगे-महँगे तोहफ़े दे देकर इसका दिमाग साथ में आसमान पर पहुँचा दिया था। फ़ातिमा बेगम तो बस शर्मिंदा होकर रह जाती। बेटा आ जाओ फ़ातिमा बेगम सुंबल के दरवाज़े पर खड़ी थी। आ जाएँ मुँह में मना करने से कौन-सा नहीं आएँगे। फ़ातिमा बेगम को भी अब गुस्सा आने लगा था। आखिर हर बंदे की बर्दाश्त होती है, हर वक़्त की बदतमीज़ी आखिर बंदा कितना बर्दाश्त करे, लेकिन वो एक भी समझती क्योंकि वो कम से कम अपनी तरफ से बात को तवील नहीं देना चाहती थी। मैं शादी का जोड़ा लेने जा रही हूँ, आप भी चलो अपनी पसंद का ले लेना। हम मेरी पसंद माई मुझे कहीं नहीं जाना, अब जाइए यहाँ से। फ़ातिमा बेगम शदीद परेशानी में नीचे आ रही थी। फ़ोन बजने लगा। अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा बेगम ने कॉल रिसीव करते ही लेकिन मुकब्बल से जो खबर मिली इसने इनके होश उड़ा दिए। अयान की ट्रेनिंग सेंटर से खबर आई थी कि अयान का ट्रेनिंग के दौरान हाथ टूट गया है, जिसकी वजह से आगे ट्रेनिंग हासिल करना मुश्किल होगा। फ़ातिमा बेगम तो वहीं बेहोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल का नेम है रोज़ नई तकदीर, एपिसोड नंबर 4। चलिए आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। देखो सुंबल, मेरे कुछ आदमी आ रहे हैं तुम्हारे पास। देखो सुंबल, मेरे कुछ आदमी आ रहे हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हें जो कहें वैसे ही करना। अल्लाह ने चाहा तो तुम कल तक यहाँ होगी। थैंक यू अयान। अभी वो बात ही कर रही थी कि अयान ने फ़ोन बंद कर दिया। सुंबल अब बेचैनी से इन लोगों का इंतज़ार करने लगी। इधर माहिशान के दिल व दिमाग में हज़ारों सवाल उठने लगे थे। बेज़ाहिर वो खामोश थी, लेकिन इसके अंदर एक तूफ़ान पोशीदा था। अयान की आंखों में आंसू, इसके दिल में सवालों की बौछार लगाए हुए थे। क्यों कि ऐसा मर्द तो इसने आज तक ना देखा था। बार-बार अयान का चेहरा इसकी आंखों में आ रहा था। अयान की आंखों में आखिर किस चीज़ का मलाल था? ये कोई ड्रामे या फ़िल्मी कहानी तो नहीं, जो हीरो-हीरोइन के लिए रोता है फिर इसकी आंखों में कुछ और ही होता है। वो दिल ही दिल में खुद से अयान पर तस्बरा कर रही थी। हाँ, वो बेचैन थी। अयान की आँखों में ज़माने की थकान थी। वो इस दर्द को महसूस कर सकती थी क्योंकि वो भी इस थकन से दूर दो-चार थी, लेकिन इस अयान का हर बार इसे ढूँढ लेना भी उलझन में डाल रहा था। आखिर वो हर दफ़ा मुझे तक कैसे पहुँच जाता है? क्या इन्होंने मुझ पर नज़र रखवाई है? इस दिन भी इन्होंने कहा और वो आदमी मिलना चाहते हैं क्यों? आखिर क्यों? वो रास्ता भर इन्हें उलझनों में उलझी रही और गाड़ी अपनी मंज़िल की तरफ रवाना दबा रही। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन अयान का कुछ पता नहीं था। फ़ातिमा बेगम अभी तक इसका इंतज़ार कर रही थी। अयान ने फ़ोन करके देर से आने की इत्तला दी तो कर ही दी थी, लेकिन फिर भी वो परेशान थी क्योंकि रेहान कभी ऐसे देर नहीं लगाता था। जैसे भी ज़रूरी काम हो वो लेट नाइट कर नहीं आता। इतने में बाहर गाड़ी रोकने की आवाज़ आई। फ़ातिमा बेगम जो कब से परेशान थी, इन्हें कुछ सुकून मिला, लेकिन अगले ही लम्हे वो फिर परेशान हो गई। घर आकर रेहान सीधा गुस्से की हालत में अपने कमरे में चला गया। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो इन्हें सलाम करके ही फिर में जाता था। ज़रूर कोई बड़ी बात है कहकर आस्ता-आस्ता सीढ़ियाँ चढ़ वो इस कमरे के दरवाज़े पर पहुँची। अयान बेटा दरवाज़ा खोलो, इन्होंने बहुत नरमी से कहा। अयान जो गुस्से में भरम पर बेड पर बैठा था, फ़ौरन दरवाज़े की जानिब लपका। दरवाज़ा खोलकर इसने अपनी अम्मी को सलाम किया और इन्हें दोनों कंधों से पकड़कर आराम से बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठकर इनकी गोद में सर रख दिया। अयान बेटा आप परेशान हो? अयान ने कुछ देर जवाब न दिया। अयान मेरी जान क्या हुआ? अम्मी कुछ भी मत पूछे, मैं क्या बताऊँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं माहिशान से निकाह के लिए तैयार हूँ। मैंने इनसे पूछा भी है। फ़ातिमा बेगम ये सुनकर बहुत खुश हुई। इन्होंने इनकार कर दिया। वो जो फ़ैसला हम करें हमें वो मंज़ूर है। तो बेटा आप इस बात पर परेशान हैं? अम्मी हाँ, हाल से तो मैं मुत्तमिन हूँ। परेशान मुझे मेरे माज़ी से हुआ है। माज़ी के काले साए एक बार फिर से इसकी आँखें के सामने लहराने लगे। माज़ी अयान बहुत खुश था क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी। सब ऑफ़िसर्स इससे बहुत खुश थे। हर चीज़ में कमाल था। अब तो इसकी जल्द शादी भी होने वाली थी। इससे जो इसकी बचपन की साथी थी, जो इसे इससे भी ज़्यादा जानती थी। हर गम, हर खुशी दोनों ने बचपन से एक-दूसरे के साथ ही तो बाँटी थी। छुट्टियाँ हुई तो वो घर आ गया। फ़ातिमा बेगम तो बेटे के आ जाने से खिल उठी थी। अम्मी सुंबल नज़र नहीं आ रही, जब से आया हूँ दिखी ही नहीं। अयान मुतलाशिया नज़रों से सुंबल को ढूँढते कहने लगा, यहीं होगी बेटा, आजकल पढ़ाई में मसरूफ़ रहती है। फ़ातिमा बेगम भी नॉर्मल अंदाज़ में गोया अरे ऐसी भी क्या पढ़ाई देखता हूँ ज़रा मैडम को। वो हँसता हुआ शरारती अंदाज में उठकर सुंबल के रूम की तरफ भागा। हेलो एनीवन इज़ देयर कहता हुआ इसके कमरे में दाखिल हुआ। सुंबल कहते हुए इसके कमरे में दाखिल हुआ। सुंबल जो कभी फ़ोन पर किसी बात से बात कर रही थी, उसे एकदम देखकर घबराई और इसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। अरे अरे मोहतरमा, संभल कर। मोबाइल पर किस बात का नंबर देखकर इसे तो हैरत तो हुई, लेकिन अगले ही लम्हे इसने
ये सोचा कि नज़रअंदाज कर दिया कि कहीं दोस्त होगा, क्योंकि संभल की ऐसी गिरद अंगेज का इसे पहले से पता था। वो वाह भई नेहा बैल, क्या बात है, इधर दो मोबाइल। संभल एकदम झट कर बोली, अरे अरे लो, खा लो थोड़ी लो, खा थोड़ी रहा हूँ तुम्हारा मोबाइल। ईयान ने हंसते हंसते बोला, ये बताओ आए क्यों नहीं मुझसे मिलने अभी तक। ईयान ने शिकायती अंदाज में बोला। मसरूफ थी, संभल ने इग्नोर करते बोला, और ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का, ना नॉक किया ना इजाज़त ली। संभल तंजिया बोली, इजाज़त? हाँ, क्या हो गया संभल? ईयान हंसते हंसते बोला, क्या क्यों, तुम्हारी ख्वाहिश थी ना। ये संभल तप कर बोली, वो तो इस बात पर तपा हुआ है कोई। अरे मुझे तो लगा तुम्हारी सुलह हो गई है। ईयान दोस्ताना अंदाजे में बोला, मैं कोई गुस्से में नहीं हूँ, नहीं, बल्कि मुझे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल ज़रा तुम जाओ यहाँ से। संभल झंझन कर बोली। अयान को पहले तो अजीब लगा संभल के लहजे में, लेकिन इसकी नाराज़गी समझ मुस्कुराकर चला गया। करते हैं कुछ तुम्हारी नाराज़गी क्या मैडम? वो दिल में संभल से गोया हुआ। अगले दिन सुबह नाश्ते का वक्त था। संभल के अलावा सब टेबल पर मौजूद थे। संभल को काफ़ी देर हो गई। अम्मी अयान इफ्तार करते-करते नाश्ता करते-करते कहने लगा, हाँ बेटा आ रही होंगी फ़ातिमा बेगम। हमारे बेगम बार को इग्नोर करने लगी। अब क्या बताती इसने कि साथ उठना बैठना ही छोड़ दिया है, मैं बुलाता हूँ। रेहान एकदम उठता हुआ कहने लगा। फ़ातिमा बेगम ने इसे रोकना चाहा, लेकिन वो ना रुका। दरवाज़े पर ही से संभल मिल गई। अरे मैडम आ जाइए, नाश्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं अपने कमरे में ही करूँगी नाश्ता, संभल ने बेरुखी से कहा। ऐसा कैसे? चलो नीचे फ़ौरन। रेहान मुस्कुराते हुए, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, संभल चीख कर बोली। अरे मैं तो बस बुला रहा था तुम्हें। ईयान ने इस बार संजीदगी से बोला। अरे बेटा ईयान आप आ जाएं। संभल ऊपर ही करेगी नाश्ता। फातिमा बेगम ने मामले को बिगड़ने से बचाने के लिए ईयान को बुलाया। एकदम तड़ सीढ़ियाँ उतरती संभल नीचे आ गई। वाह भाई वाह, हाँ, अब मेरे अपने कमरे में नाश्ता करने से भी आप लोगों को दिक्कत है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते आप सब? संभल फातिमा बेगम की तरफ देखकर करीबन चिल्लाने के अंदाज में बोले। ईयान तो कितने में थे। संभल का ये रूप देखकर इसे कल से कुछ शक हो रहा था, लेकिन इसने इसे नाराज़गी समझ के इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये तो हद थी। वो हमें से कैसे बदतमीज़ी कर सकती है? इससे पहले वो कुछ कहता एकदम शफीक साहब चिल्लाए। संभल अकेले? मैं तो फातिमा बेगम से आए दिन बदतमीज़ी करती रहती थी। इसे फातिमा बेगम को देखकर ईयान याद आता, और फिर वो ज़ंजीर जो इसके पैरों में रिश्ते के नाम पर बंधी थी, वो अब इस रिश्ते से आज़ादी चाहती थी। इबाद की लग्ज़रियस लाइफ़ स्टाइल ने इसे अंधा कर दिया था। इस रिश्ते मोहब्बत कुछ नहीं चाहती थी, इसे बस इबाद चाहिए था। इस बात से बेखबर शफीक साहब, जो सालों से बिना अपने प्लान बिगड़ते देखे गुस्से में और आग ज़ोरदार थप्पड़ संभल को लगाया। शफीक भाई क्या करने हैं, बच्ची है। फातिमा बेगम ने संभल को गले में लगाना चाहा, लेकिन संभल इनका हाथ झटक कर कमरे में बंद हो गई। अयान ने आज तक संभल को ऐसा नहीं देखा था। संभल तो इसे हमेशा एक बेहतरीन दोस्त के तौर पर मिली थी। मंगनी के बाद भी इन दोनों की ज़बरदस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो जानता था संभल को, लेकिन ये तो वो संभल बिल्कुल नहीं थी। वो परेशान सा इसके पीछे जाने लगा। तभी फातिमा बेगम ने इसे रोका। बेटा अभी रहने दो, अभी वो गुस्से में है, शाम में कर लेना इससे बात। अयान ने एक नज़र संभल के कमरे पर डालता आंखों में बेचैनी घर से निकल गया। इधर कमरे में संभल ने तो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। इसे अपने बाबा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसे इस तरह सबके सामने बेइज्जत करेगा। कुछ सोचते हुए इसने इबाद का नंबर डाल किया। हेलो मेरी जान। इबाद ने बहुत प्यार से कहा, मुझे तुम्हें अपने बाबा से मिलवाना है। संभल ने आंसू पोंछते हुए बोला, आज ही आ जाते हैं। इबाद मुस्कुराते हुए, नहीं अरे आप कहीं तो बोलो, ऐसा तो आ जाए। संभल तड़क कर बोली, अरे मैं ही लो, आज ही तो अमेरिका गया हूँ, 2-3 हफ्ते लगेंगे। काम खत्म करने दो, अगली बार तुम्हारे साथ अमेरिका आऊँगा। बस संभल गुस्से में आ गई। निकल गए सारा वादा, आज ही आ जाओ। माई फुट बी हैव, माई लव बी हैव। इबाद इस बार संजीदगी से बोला। इससे ये कहने पर संभल ने फ़ोन बंद कर दिया। ये तुम्हें भारी पड़ेगा संभल। इबाद को जो चीज़ पसंद आ जाए वैसे हासिल करके रहता है, लेकिन सर पर नहीं चढ़ाता। एक गहरा सिगरेट कश लेते हुए संभल से दिल ही दिल में खोया हुआ शाम में ज्ञान संभल के इसके पसंदीदा आइसक्रीम लेकर इसके कमरे में गया। जब जब इसकी इनकी लड़ाई होती वो ऐसे ही बनाया करता, लेकिन इसे क्या पता था अब इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। यही होता है जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, तो इसका क्या हुआ, छोटा छोटा अमल भी हमें ढेरों खुशियाँ देता है। लेकिन अगर दिल में मोहब्बत ना हो तो पहाड़ भी रेजा लगता है। और यही हुआ। हाँ हाँ आइसक्रीम लाए हो, हाँ हाँ संभल तंजिया अंसी और क्या भी क्या सकता हूँ, तुम ले जाओ अपनी आइसक्रीम।
तुम्हें हुआ क्या है सुंबल? कोई बात है? अयान इस बार सारे मसले सुलझाना चाहता था। ओह मिस्टर पारसा, जाओ यहाँ से, अब क्यों आ रहे हो मेरी बार बार मेरे कमरे में? तुम्हें तो ये सब अच्छा नहीं लगता था ना? संभल ने आंखों में नफरत कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने किन चीज़ों के लिए मना किया था। वाह वाह मिस्टर बाकिरदार, तुम्हारे हिसाब किताब। संभल ने दोनों हाथों से ताली बजाकर कहा। संभल, कुछ ही दिन में हमारी शादी हो जाएगी। मैं बस इस रिश्ते से इसका नूर, इसका सुकून नहीं छीनना चाहता था। बाकी मैं तुम्हें बहुत प्यार और इज्जत दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। दूंगा, संभल ने मुंह बनाकर कहा। संभल के यूं बार बार इसे टून मारने पर अभी इसकी बस हो गई थी। आखिर वो चिल्ला उठा। मसला क्या है आखिर तुम्हारा? वो हो गया, क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं कल चला जाऊंगा, जो भी है हल कर लो। वापस आऊंगा तो मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होगी, तो बस फिर इंशाल्लाह हम शादी कर लेंगे। मैं अम्मी को भी बोल देता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। संभल ने मुंह मरोड़ते हुए कहा। ईयान भी गुस्से में लंबे डंग भरता निकल गया। वही ईयान चला गया तो संभल